सो गाइज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? बढ़िया सबके। तो बच्चा लोग, आज हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा पीजीबीपी का। इसके अंदर हम थ्योरी पूरी रिवाइज करेंगे बची हुई। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं हम 44AB से। सर 44AB किस चीज़ का है, कैसे हमें इसको डिस्कस करना है? गाइज 44AB पता किस चीज़ का है? ये आपका है टैक्स ऑडिट का। सर किसका है? टैक्स ऑडिट का। लो सर, अब सर हमें समझना पड़ेगा टैक्स ऑडिट क्या होती है। तो बच्चा लोग सुनो, होता क्या है कि एक लिमिट के बाद भाई आप अपनी आईटीआर भरते हो। आईटीआर हम भरते कैसे हैं? सेल्फ असेसमेंट करके आईटीआर भरते हैं। सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है कि मैं अपनी इनकम खुद कैलकुलेट करता हूं और उस इनकम पर खुद ही टैक्स जमा करवाता हूं, उस पर मैं खुद ही टैक्स जमा करवाता हूं। ऐसा ही होता है। तो सर गवर्नमेंट को कैसे आइडिया रहेगा कि आपने सही काम किया है कि नहीं किया? तो उन्होंने 44AB बना दिया। 44AB क्या बोलता है कि भाई अगर प्रीवियस ईयर में तेरा टर्नओवर कितना है, अप टू 1 करोड़ है, देन तेरे को 44AB में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तेरा टर्नओवर क्या है, मोर देन 1 करोड़ है, कितना है सर? 1 करोड़ है, तो तेरे को क्या करवानी पड़ेगी? टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। अब बात ये आती है सर टैक्स ऑडिट क्या होती है? टैक्स ऑडिट का मतलब होता है कि आपको अपनी जो अकाउंट्स हैं वो सीए से क्या करवाने पड़ेंगे? चेक करवाने पड़ेंगे। अब सीए से क्या करने पड़ेंगे? अपने अकाउंट्स आपको चेक करवाने पड़ेंगे। बात समझ में आई सर? मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर टर्नओवर में 1 करोड़ से ऊपर है तो फिर मुझे टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। और टैक्स ऑडिट किससे कराऊंगा साहब? सीए साहब से कराऊंगा। सीए साहब ये चेक करके देंगे और उसके हिसाब से आपको अपनी इनकम बताएंगे। 44AB के प्रोविजन 5 हेड में से केवल किस पे लगते हैं? खाली बिजनेस हेड पे लगते हैं, किसी और हेड पे नहीं लगते हैं। ठीक है जी। सर किस किस पे लागू है? जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, या फिर अगर मान लो आप क्या कर रहे हो, स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हो। सर स्पेसिफाइड बिजनेस का मतलब हो गया प्रोफेशनल। क्या हो गया? प्रोफेशनल। अगर आप प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनल मतलब जैसे चार्टेड हो गए, सीएस हो गए, इंजीनियर हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, वगैरह वगैरह, तो फिर आपका टर्नओवर 50 लाख से ऊपर चला गया, कितना? 50 लाख से ऊपर चला गया, तो भी आपको क्या करवानी पड़ेगी? टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। अच्छा सर, इसमें एक प्रोविजन है, बहुत ही शानदार प्रोविजन है, इंपॉर्टेंट प्रोविजन जिसकी मैं बात कर रहा था अभी। क्या? सुनो, देखो, मोदी जी ने आकर हमारे लिए थोड़ा सा नुकसान कर दिया। सर क्या कर दिया नुकसान? पहले क्या नियम था कि अगर मेरा टर्नओवर मोर देन 1 करोड़ हो तो मैं किस में जाऊंगा? टैक्स ऑडिट में जाऊंगा, चाहे कुछ जाऊं। लेकिन मोदी जी ने बोला कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है, बाप रे, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है, तो भी आपको टैक्स ऑडिट नहीं करवानी। आपको टैक्स ऑडिट नहीं करवानी। सब्जेक्ट मतलब अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो भी आपको टैक्स ऑडिट नहीं करवानी, अगर आप ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो तो। सर पहली कंडीशन क्या है कि आपका जो कैश रिसिप्ट है, आपका क्या है? कैश रिसिप्ट है, वो कितना होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 5%। मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ है तो कैश में खाली कलेक्शन मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 5,000 होना चाहिए। ऐसे ही हम बात करें कैश पेमेंट की, ऐसी बात करें हम कैश पेमेंट की, तो कैश पेमेंट के लिए इन्होंने क्या लिखा कि आपका मैक्सिमम कैश पेमेंट कितना होना चाहिए? 5% कैश में होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो फिर आपको टैक्स ऑडिट नहीं करवानी। मतलब अगर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ होता है और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देता हूं तो टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है। आपको फिक्स क्या करना है? आपको फिक्स क्या करना है? जो आपका एक्चुअल टैक्स है वो क्या कराना है? डिपॉजिट करवाना है। कहीं कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई सर? आई सर। चलो सर, सर जो कंपनीज होती हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, उनको तो टैक्स ऑडिट करवानी ही पड़ेंगी चाहे कुछ भी हो जाओ। इन पे टर्नओवर वाली लिमिट नहीं है, तो इन दोनों के लिए क्या है सर? नो लिमिट है। अब यहां ध्यान रखना, यहां मैंने फर्म का नाम नहीं लिया है, मैंने फर्म का नाम नहीं लिया है। ठीक है जी सर? हाँ सर। आओ सर आगे चलते हैं। क्या लिख रखा है? इफ एसएससी इज कवर अंडर एनी स्टेचुरी ऑडिट देन प्रोविजन ऑफ टैक्स ऑडिट इज
नॉट मैंडेटरी। मतलब आपकी कोई ओवर ऑडिट होती है, जैसे कंपनीज में स्टैट्यूटरी ऑडिट होती है, तो उस केस में आपको टैक्स ऑडिट नहीं करवानी सर। क्यों? क्योंकि टैक्स ऑडिट उसी का ही पार्ट होती है। सर हमारी ड्यू डेट क्या होगी रिटर्न भरने की? तो सर सुनो, आपको देखो, जिन बंदों की टैक्स ऑडिट होती है ना, जिन बंदों की टैक्स ऑडिट होती है, उनको अपने अकाउंट्स, उनको दो रिपोर्ट देनी पड़ती है। एक तो देनी पड़ती है उनको ऑडिट रिपोर्ट, मतलब जो सीए देता है, और एक उनको बननी पड़ती है आईटीआर। ठीक है? जो ऑडिट रिपोर्ट होती है, जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसको उन्हें देना पड़ेगा 30 सितंबर तक, और आईटीआर उसके 30 दिन बाद दे सकते हो। कब तक? 31 अक्टूबर तक। पहले दोनों ये सेम तारीख थी, तो मोदी जी ने बोला बच्चे परेशान होते हैं, सारे परेशान होते हैं, तो उन्होंने बोला कि ऑडिट रिपोर्ट तो देनी थी सितंबर तक, और आईटीआर कब तक भरनी है? 31 अक्टूबर तक भरनी है। चलो जी, जिन बंदों की टैक्स ऑडिट नहीं होती उनके लिए आईटीआर की ड्यू डेट क्या है? 31 जुलाई है। सर हम आगे पढ़ेंगे कुछ सेक्शंस, जिसमें एक सेक्शन आएगा 44 एडी, 44 एडीए, 44 ए। जिन बंदों पर ये तीन सेक्शंस लागू होते हैं, 44 एडी, एडीए एंड 44 ए, उन पर क्या लागू नहीं होएगा? 44 ए भी लागू नहीं होएगा। सर क्या बात कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? अरे यार ये स्पेशल सेक्शन है, इसमें जो फॉल कर रहा है ना, उसको टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। आओ सर, सर हमारे ऑडिट रिटर्न फॉर्म्स क्या है? सर एक तो फॉर्म 3CA है, ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म एक 3CB है। ठीक है? जो बंदे क्या है, कंपनी है, उनको क्या देना पड़ता है? फॉर्म 3CA। और जो बंदे क्या है, अदर है, उनको फॉर्म 3CB देना पड़ेगा, उसके बाद 3CD दोनों को देना पड़ता है। बात समझ में आई क्या सर? आई सर। कोई तकलीफ हो तो बोलो बेटा, चलो बोल देना। ठीक है जी, कोई भी तकलीफ हो तो बोलो। यहाँ तक ओके है? यहाँ तक सर एकदम ओके है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है? तो सर अब इसका मजा लेते हैं। आओ सर, सर अगला सेक्शन है मेरा 44 एडी। अब इसमें कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को समझते हैं। पहले बात करते हैं 44 एडी के साथ साथ में। आओ जी सर, सर 44 एडी के लिए क्या बोल रखा है? तो भाई 44 एडी गरीब रिटेलर के लिए है। किसके लिए साहब? गरीब रिटेलर के लिए। अब रिटेलर मतलब होता है सर जो गुड्स सेल करता है। बाप रे सर, क्या बेचता है? गुड्स बेचता है। सर अच्छी बात है। सर गरीब रिटेलर क्या बेचेगा? गुड्स बेचेगा। सर बेचने दो, ठीक है। गरीब रिटेलर क्या बेचेगा? गुड्स बेचेगा। ठीक है सर, बेचेगा। अब गरीब रिटेलर गुड्स बेचेगा, तो बेटा देखो आज तक क्या था कि अगर बंदा सीए के पास जाएगा ऑडिट करवाने तो फीस लेगा, खर्चा लगेगा। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई अगर आपका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है तो अब आपको क्या कराना है? अप टू 2 करोड़ है तो आपको टैक्स ऑडिट नहीं करवानी है। सर नहीं करवानी? नहीं करवानी। आपको अकाउंट्स भी नहीं बनाने? क्या बात कर रहे हो सर, अकाउंट्स भी नहीं बनाने, बेसिक बात कर रहे हैं। तो सर क्या करना है आपको? फिक्स क्या करना है, बस ये ध्यान रखना आपकी सेल्स कितनी हुई, और जो सेल्स हुई उसकी आप इनकम मान लोगे। सर क्या मान लोगे? इनकम मान लोगे। सर कितनी इनकम मान लोगे? अगर आपकी कैश में सेल हुई है तो जितनी कैश सेल हुई है उसका इंटू 8% आप इनकम मान लोगे। और आपकी सेल किस में हुई है? अकाउंट पे ही, चेक से, डीडी, ऑनलाइन मोड, इनसे हुई है। तो फिर आपकी इनकम कितनी मानी जाएगी? मात्र 6% मानी जाएगी। ये आपको समझना पड़ेगा। क्या बोला सर? अरे भाई आपकी सेल्स हुई, हुई साहब। अगर कैश सेल हुई तो कितनी मानेंगे? 8%। और अकाउंट पे से हुई तो कितनी मानेंगे? 6% मानेंगे। बोलो समझ में आया क्या? सर एकदम समझ में आया। सर अभी खेल बाकी है। सर अब क्या खेल बाकी रह गया? तो सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। जो सेल्स हुई, जो सेल्स हुई वो कैश में भी हो सकती है और अकाउंट पे से भी हो सकती है। अगर कैश में हुई तो 8%, अकाउंट पे हुई तो 6%। लेट सपोज आपकी इनकम हुई 80 लाख, आपकी सेल्स हुई 80 लाख। 80 में से 60 किस में हुई सर? कैश में। और 20 किस में हो गई? चेक से। ठीक है, तो आपकी इनकम कितनी मिल जाएगी? इंटू 8% कितना आया? 4,80,000। और प्लस इंटू 6% कितनी? 1,20,000। तो टोटल इनकम कितनी होगी आपकी? 6 लाख हो गई। बोलो क्लियर है? हाँ सर एकदम क्लियर है। सर ये तो मौज कर दी। हाँ सर मौज कर दी, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन बेटा एक समस्या आ गई। समस्या कही? अच्छा पहली बात तो 44 एडी किस किस पे लागू होता है? तो सर इंडिविजुअल
इंडिविजुअल, एचयूएफ एंड पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग, जहां पार्टनरशिप फर्म आता है वहां एलएलपी तो आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है जी, बाकी सब पे लागू नहीं होता है। तो सर 44 एडी किस पे लागू होता है? गुड्स पे लागू होता है। अगर मेरा टर्नओवर कितना हो, 2 करोड़ तक हो, तो मेरे पे लागू होगा। सर अभी सुनो काम की बात। बेटा यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन हो गई 44 एबी और 44 एडी, इनमें दोनों में लड़ाई हो गई। क्या लड़ाई हुई? देखो, अप टू 1 करोड़ तक तो आपको 44 एबी में नहीं जाना, अच्छी बात है। तो अगर अप टू 1 करोड़ तो आप क्या अडॉप्ट कर सकते हो? 44 एडी। लेकिन मान लो आपका टर्नओवर है, अरे प्रभु कितना है, 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक। तो अब समस्या हो गई सर, अगर आपका टर्नओवर कितना है, 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक है, तो समस्या हो गई सर, क्योंकि सर यहां पर 44 एबी लगेगा क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर चला गया, और 44 एडी बोलता है कि अगर मेरा टर्नओवर अप टू 2 करोड़ तक है तो मैं भी लगूंगा। तो अब यहां पर समझ में नहीं आ रहा कि मैं टैक्स ऑडिट कराऊं कि नहीं कराऊं। अब मैं टैक्स ऑडिट कराऊं कि नहीं कराऊं, सर यहां पर समस्या हो गई सर, यहां पर आपको समझना पड़ेगा। तो क्या समस्या हो गई, सुनो मेरी बात, शांति से सुनो। इन्होंने क्या बोला कि भाई आप 44 एडी लेना चाहो तो ले लो। अच्छा इसमें लिखा हुआ कहाँ है, 44 एडी सबसेक्शन 4 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि भाई अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो आप चाहो तो 44 एडी ले सकते हो, लेकिन अगर आपने 44 एडी ले लिया किसी भी साल में तो आपको कंटिन्यू अगले 5 साल तक 44 एडी ही लेना पड़ेगा। सर ये क्या बात हुई, नेसेसरी है? हाँ, बट अगर आपने क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया। ब्रीच का मतलब आप बोल रहे हो नहीं मैं तो 44 एडी नहीं लूंगा 5 साल के बीच में, तो अगर आपने ब्रीच कर दिया तो फिर अगले 5 साल आपको 44 ए बी लेना पड़ेगा, उसके अलावा पास कोई इलाज नहीं है। बात समझ में आई सर? मैंने क्या बोला कि अगर आपका टर्नओवर कितना है, कितना है, 1 करोड़ तक है तो दिक्कत नहीं, 1 करोड़ से 2 करोड़ हो गया तो फिर आप चाहो तो 44 एडी ले लो, लेकिन अगर आपने एक बार 44 एडी ले ली तो आपको अगले 5 साल तक क्या लेना पड़ेगा, 44 एडी लेना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने बीच ब्रीच कर दिया तो फिर अगले 5 साल आपको 44 ए बी लेना पड़ेगा। अब आप 44 एडी में वापस नहीं आ सकते। यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। क्या लिखा हुआ देखो, किस पे लागू होता है, जिसका टर्नओवर कितना हो, 2 करोड़ तक हो, 44 एडी लागू होएगा। ठीक है, इस केस में अगर ग्रॉस रिसिप्ट किससे हो, अकाउंट पे चेक से, डीडी से और इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो तो कितना परसेंट मानेंगे, 6%। और अगर टर्नओवर किससे में हो, अदर देन अबो मोड हो तो 8% लगेगा, कैश हो गया, जैसे कि आपका एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ, इसको पढ़ लो एक बार आराम से शांति से। लो जी, समझ में आ गया? हाँ जी। अगर मैं 44 एडी लूंगा तो फिर मेरे पे कोई सेक्शन नहीं लगेगा, मैं कोई खर्चों की बात नहीं करूंगा, कोई ना कोई और सेक्शन की बात करूंगा, मेरे को टेंशन नहीं है। हाँ, ना डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा ना कुछ और क्लेम करूंगा, कुछ भी क्लेम मैं नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गई बात? हम्म, चलो, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम्म, हम्म, चलो सर आगे चलते हैं, आओ जी। ये 44 एडी इसमें समझा दिया गया पूरा का पूरा।
सर 44AD सब पे लागू नहीं होता क्या? नहीं सर, कुछ जगह पे 44AD लागू नहीं होता है। इन जगह पे 44AD लागू नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल। से किस किस पे लागू नहीं होगा? जहाँ पर 44AD लगेगा वहाँ लागू नहीं होगा, जहाँ 44AE लागू होगा वहाँ नहीं होगा। एनी पर्सन अर्निंग इनकम इन नेचर ऑफ कमीशन ब्रोकरेज, जो कमीशन ब्रोकरेज की इनकम कमाएगा तो उसकी तो इनकम ही अदर सोर्स में जाती है, उसकी बिजनेस एंड प्रोफेशन में नहीं आ सकती। जो एजेंसी बिजनेस करता है उस पर भी लागू नहीं होता। अच्छा सर, इसके अंदर एक अमेंडमेंट है, वो प्लीज़ आप अमेंडमेंट वीडियो में देख लें, प्लीज़ अमेंडमेंट वीडियो में देख लें। सर क्या अमेंडमेंट है, मेरी अमेंडमेंट वीडियो डाली हुई है, उसको देखें, सीरियसली देखें सर। क्या है सर उसके अंदर? सर उसके अंदर ऐसा है कि अगर मेरा टर्नओवर 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक है तो भी आप 44AD में जा सकते हो। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ सर, अगर मेरा टर्नओवर 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक है तो भी मैं 44AD में जा सकता हूँ। इफ वही बात कि 95% पैसा किससे आना चाहिए? अकाउंट पे ही से, और मैक्सिमम 5% की पैसा किससे आना चाहिए? कैश में आना चाहिए, तो ही मैं जा सकता हूँ। ये आप अमेंडमेंट वीडियो में देख लेना, मैं यहाँ पर नहीं समझा रहा। आओ जी आगे चलते हैं। सर 44AD ये किसके लिए सर? प्रोफेशनल के लिए। सर ये तो बहुत सिंपल है सर। क्या बोल रखा है भाई? अगर मेरा टर्नओवर कितना है, टर्नओवर बोलूं या ग्रॉस रिसिप्ट बोल दूं? यहाँ ग्रॉस रिसिप्ट अच्छा रहता है। ग्रॉस रिसिप्ट कितना है? 50 लाख है। ग्रॉस रिसिप्ट कितना है? 50 लाख है। तो क्या होएगा? आपकी इनकम कितनी मानी जाएगी? 50 लाख इंटू 50%, मतलब आपकी जितनी इनकम होगी उसका 50% हम क्या मान लेंगे? अपनी टोटल इनकम मान लेंगे फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर 50 लाख तक का टर्नओवर है, हाँ अगर 50 लाख से ऊपर है तो बात अलग है। बात समझ में आई सर? एकदम समझ में आई। सर 50 लाख से ऊपर जाऊंगा तो टैक्स ऑडिट में जाना पड़ेगा। हालांकि इसमें भी एक अमेंडमेंट है, अगर मेरा 50 लाख से लेकर 75 लाख तक का टर्नओवर है और अगर 95% किस में आ रहा है? अकाउंट पे पे में आ रहा है, और 5% किस में आ रहा है? कैश में आ रहा है, तो मैं चाहूँ तो किस में जा सकता हूँ? 44ADA में जा सकता हूँ। अगर मैं 44ADA लागू करूंगा तो मेरे पे कोई और सेक्शन लागू नहीं होगा। आओ सर अगला चलते हैं 44ADAE पर। अच्छा एक बात ये इंपॉर्टेंट है सर। सर कौन सा इंपॉर्टेंट है? इसमें नहीं है, हाँ ये रहा। सर एडवांस टैक्स के प्रोविजन 44AD और ADA पे लगते हैं क्या? हाँ सर, वैसे तो एडवांस टैक्स आपको क्वार्टरली जमा कराना पड़ता है, लेकिन अगर आप 44ADA में हैं तो आपको एडवांस टैक्स कैसे जमा कराना है? आप पूरे साल का एक साथ ही जमा करा सकते हो, 15 मार्च तक एडवांस टैक्स जमा करवा सकते हो। चलो जी सर आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गई सर? आगे चलो। सर अगला प्रोविजन है 44A, मिसिंग हो गया 44A। हम्म, 44A सर, 44A किस पे लगता है? जो ट्रक व्हीकल कोई भी जो किस पे देते हैं? लीज पर, हायरिंग पर, एटसेट्रा पर, तो इस पर लागू होता है। बेटा ट्रक वालों के पास कहाँ तो हिसाब रहता है, कहाँ नहीं, तो उनको बोला गया कि आप चाहो तो आप इस तरीके से टैक्स दे सकते हो सर। ठीक है, पहली बात तो ये छोटे मोटे ट्रक वालों पर है, सब पे लागू नहीं है। तो जिनके पास कितने ट्रक हो? मैक्सिमम 10 ट्रक हो। कितने ट्रक हो? 10 ट्रक हो, उसी पे लागू है, सब पे लागू नहीं है। पहली बात तो ये सर। हाँ सर, जिसके पास कितने ट्रक हो? 10 ट्रक हो, उस पर लागू है। दूसरी बात, ये बात क्लियर हो गई सर? एकदम क्लियर हो गई। अब सर दूसरी बात, क्या 44AE क्या 44AE क्या 44AE के प्रोविजन लागू 10 ट्रक से वालों पे से ज्यादा वालों पे हो सकते हैं? नहीं। आपके पास किसी भी वक्त एक भी टाइम, एनी टाइम ट्रक कभी भी 10 से ज्यादा नहीं हो सकते, नहीं होने चाहिए। चलो सर, अब कितना टैक्स लगेगा? तो हमारे पास दो तरह के व्हीकल होते हैं, हेवी व्हीकल और लाइट व्हीकल। ठीक है, तो सर जो हेवी व्हीकल है ना, उस पर कितनी इनकम मानेंगे अपन? 1000 पर मंथ पर टन, बस। और साथ लाइट व्हीकल की इनकम हम कितनी मानेंगे? 7500 पर मंथ, बस। इसमें पर टन से मतलब नहीं है। अब सर किसको हेवी व्हीकल बोला गया हमारे पर? जो 12 टन से
ऊपर है उसे हम क्या बोलते हैं, हैवी टन बोलते हैं। उसके अलावा बाकी सब लाइट व्हीकल होते हैं। अगर ये भी प्रोविजन लागू होता है तो मेरे पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा कोई खर्चों से मुझे मतलब नहीं, न कोई डिडक्शन से मतलब है, नहीं मुझे किसी और चीज़ से मतलब है। ठीक है जी सर। हाँ सर, आओ जी आगे चलते हैं। 44A is only applicable when SSC has maximum 10 vehicles during the year. If at any time during the year number of vehicle is more than 10, then provision of 44A is not applicable. If SSC calculate presumptive income 44A, then it will be heavy vehicle पे 1000 per month per ton और पार्ट ऑफ द मंथ। पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब क्या होता है, मतलब मान लो किसी ने एक मंथ 7 दिन व्हीकल रखा तो उस पर 2 महीने का टैक्स लगेगा ऑफ द ग्रोस वेट। ये खतरनाक चीज़ है सर। ग्रोथ वेट का मतलब क्या हुआ, मान लो आपका ट्रक है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 24 टन की है, और आपने चलाई कितनी टन पे, 18 टन पे। तो जो टैक्स कैलकुलेट होगा 24 टन पे कैलकुलेट होगा या 18 टन पे कैलकुलेट होगा, वो 24 टन पे कैलकुलेट होगा, न कि 18 टन पे कैलकुलेट होगा। बोलो समझ में आया कि मैंने क्या बोला? सर समझ में आना चाहिए, मैं क्या आपको बता रहा हूँ। बोलो जी, क्लियर है क्या? कोई भी तकलीफ हो तो बोलो इसके अंदर। चलो जी, यहाँ तक क्लियर हो गई सर? बात हो गई सर। आओ जी सर, 44A अगर लागू नहीं होगी तो क्या लगेगा, 44AB लागू होएगा। ठीक है, एक एग्जांपल दिया हुआ, इस एग्जांपल को करने की कोशिश करते हैं शांति से। प्रीति हैज 3 heavy vehicles on 1/4/23 and 4 light vehicles. She sold 2 heavy vehicles on 31/7/23 and purchased 4 light vehicles on 1/10/23. Calculate presumptive income 44A if gross weight of heavy vehicle is 20 tons. आओ जी स्टार्ट करते हैं, पहले हेवी का निकालते हैं। ठीक है, मेरे पास स्टार्टिंग में 3 व्हीकल थे। ठीक है, चलो अच्छी बात है। ये कितने महीने रहे, ये आई थिंक रहे कब तक, 4 महीने रहे। कितनी, 7 को तो बेच ही दिया, तो ये कितने महीने रहे, 4 महीने रहे। ठीक है, पर टन कितने रुपए लगेंगे, 1000, और कितना टन कैपेसिटी है, 20। अब 3 में से मैंने 2 बेच दिए, कितने बच गए, एक कितने महीने रहा, 8 महीने इंटू 1000। ठीक है ना, ये हो गया हैवी का। अब बात करते हैं लाइट का। लाइट में देखो, मेरे पास स्टार्टिंग में 4 व्हीकल थे। ठीक है, 4 व्हीकल रहे और मैंने परचेज कर लिए 4 व्हीकल 1/10 को, तो 4 व्हीकल तो 6 महीने रहे इंटू 7500, और जो है फिर उसके बाद 8 व्हीकल हो गए इंटू 6 इंटू 7, सॉरी इंटू 7, 6 कैसे आया, 6 में नहीं हो गए, बचे हुए 6 में नहीं हो गए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगी, इनकम हो जाएगी 9,40,000। आप चेक आराम से कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी सर। सर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आओ जी। 43CA अगला सेक्शन क्या है, 43CA। सर 43CA हम डिस्कस कर चुके हैं सर। कहाँ, ये सेक्शन 50C की तरह ही है। 50C किस चीज का था, FBOC ऑफ लैंड बिल्डिंग। लैंड बिल्डिंग का था कि हमारे लिए एक्चुअल कंसिडरेशन क्या माना जाएगा, हमारे लिए FBOC क्या माना जाएगा, एक्चुअल कंसिडरेशन और स्टैम्प वैल्यू ड्यूटी विच एवर इज हायर, ऐसा कुछ था, याद हो तो आपको। ठीक है, वो सेम का सेम प्रोविजन यहाँ पर लागू हो जाएगा। उसके बाद पूरा सेक्शन 40 है जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस आपसे कर चुके हैं, पूरा का पूरा डिटेल में। ठीक है जी बच्चा लोग, सो बाय बाय, ये अपना कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चंस प्लीज 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 क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है जी, चलो बाय बाय। अच्छा एक बात और, कुछ कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट बातें वो लिखी हुई है इसके अंदर। क्या लिखी हुई है, पहली बात, जीएसटी का पेमेंट, इनकम टैक्स का पेमेंट डिसअलाउ होता है, जीएसटी का पेमेंट अलाउड है क्योंकि बिजनेस का खर्चा है। जीएसटी का पेमेंट अलाउ है, जीएसटी की लेट फीस अलाउ है, जीएसटी का इंटरेस्ट अलाउड है। तो क्या अलाउड नहीं है, जीएसटी की पेनल्टी अलाउड नहीं है, वो भी पेनल्टी नेचर की अलाउड नहीं है। एक हम सीएसआर का पेमेंट करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का, तो सीएसआर का पेमेंट हमारे लिए क्या होता है, डिसअलाउ एक्सपेंस होता है। डिसअलाउ, सीएसआर का पेमेंट हमारे लिए क्या होता है, डिसअलाउ एक्सपेंस होता है, वो भी अलाउड एक्सपेंस कंसिडरेबल नहीं होता है। बात समझ में आई सर, एकदम समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी सर, इतना ही करेंगे, चलो बाय बाय। कंप्लीट करना है इस चैप्टर को,
ठीक है। आज हम टेक्स्ट खत्म करेंगे, अब टेक्स्ट के अलावा हम और इसमें कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, बाय बाय।